वेलकम बैक टू हमने ये सत्र जो है वो नई दांडिक जो व्यवस्था है उसको परिवर्तित करने के लिए जो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रपोज्ड बिल हैं, यानी दांडिक विधियों के या दांडिक व्यवस्थाओं के लिए जो नया सेटअप बनाना है या बनाया जाने वाला है, उसके लिए जो बिल उन्होंने प्रपोज किया है उस पर एक संक्षिप्त चर्चा के लिए ये सत्र हमने रखा है। दो तीन बातें इस सत्र के संबंध में हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। सर्वप्रथम बात यह है कि ये पूरी चर्चा मैंने माननीय गृह मंत्री का जो वक्तव्य था, भाषण था, पर्पज़ और उद्देश्य और कारण का जो किसी भी विधेयक को इंट्रोड्यूस करते समय जो मंत्री या कोई भी सदस्य सदन का रखता है सदन के पटल पर, हमने पढ़ा, हम जानते हैं। तो इंट्रोडक्टरी स्पीच जिसे आप कहते हैं, पुनर्स्थापन करने के संबंध में जो बिल को इंट्रोड्यूस करता है, उन्होंने जो बात कही उस आधार पर भारत सरकार के द्वारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और अन्य मंत्रालयों के द्वारा विधि मंत्रालय या गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट, यानी जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या एजेंसीज़ हैं, उनके द्वारा जो सूचना मिली है जितनी, उसके आधार पर, और आप जानते हैं कि इतने कम समय में पूरी संहिताओं को, एक एक बात को पढ़ पाना संभव नहीं है, तो एक संक्षिप्त अवलोकन के आधार पर मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस मेरा उद्देश्य दो था। एक तो मेरा उद्देश्य ये था कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या स्टेटस है पढ़ाई का, तो उसको दूर किया जाए। और दूसरा, चूंकि ये मेजर चेंज बनेगा क्रिमिनल लॉ में, तीनों ही मुख्य विधियां चेंज हो रही हैं या होने की संभावना बन रही है, तो इसलिए उद्देश्य यही था कि हम लोग एक बैकग्राउंड उसका बना लें। इस चर्चा पर आने के पहले मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो एक बहुत बेसिक नॉलेज आपको दे देना है। इसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अपनी बात शुरू करने के पहले एक भ्रांति मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा है, फ़ोन किया है, मैसेज किया है, ऑफिस में भी लोगों ने मैसेज किया है कि इन सारी संहिताओं को क्या हमको पढ़ना होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये संहिताएं अभी कानून नहीं बनी है। ये जो वर्तमान मानसून सत्र है, वो मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 अगस्त को ये विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए, पुनर्स्थापित किए गए, यानी विधि बनने की प्रक्रिया का जो पहला कदम होता है वो उठाया गया है माननीय गृह मंत्री के द्वारा। अभी ये कमिटीज़ में भेजी गए हैं, उनमें एक एक बिंदु पर डिस्कशन होगा, सुझाव मांगे जाएंगे, बहुत सारा गंभीर विचार विमर्श होने के बाद लोकसभा में पुनः आएगा, फिर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, मतदान होगा, पास होगा, फिर राज्यसभा में, फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय की एक्सेंट मिलेगी, अनुच्छेद 111 आप जानते हैं, फिर गजट में नोटिफाई होगा, तब कहीं जाकर के कानून का रूप धारण करेगा। इट विल टेक टाइम, एक लंबी प्रक्रिया है, अभी एक कानून बनने की प्रक्रिया है। दूसरा स्टेज ये होगा कि जिस भी राज्य की न्यायिक सेवा के सिलेबस में पुरानी संहिताएं हैं, उसके बाद उनका ये दायित्व होगा कि वो चेंज करें। तो जब तक वो चेंज नहीं करेंगे तब तक
ये आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चूंकि दांडिक जो पूरी व्यवस्था है उसमें एक बड़ा चेंज है ये, या होने की संभावना बन रहा है, तो पीटी में प्री में पूछा जा सकता है आपसे बहुत नॉमिनल प्रश्न, वही प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे आज। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का इंटरव्यू शुरू हुआ है 16 तारीख से, आज से, उसमें भी संभावना है, तो हमारे बच्चे उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। इसलिए ये मैं इस चर्चा का पार्ट ये मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने जल्दी से जल्दी इसको लेकर के एक बेसिक ऑब्जर्वेशन आपको दे दिया जाए। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं जो है आपको एक बहुत आधारभूत ज्ञान देने के लिए ये चर्चा मैंने किया है, तो इसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और हमारे पास जो पीआईबी के द्वारा या माननीय गृह मंत्री के उद्देश्य और कथन भाषण के द्वारा जो भी जानकारी हमको मिली है उसी आधार पर हम अपनी बात रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि माननीय गृह मंत्री ने, या हम कहें वर्तमान सरकार ने, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके नई संहिताओं का एक प्रपोजल रखा है विधेयक के रूप में, जिसमें उन्होंने आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम दिया है 2023। सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि अगर आप नाम देखें मुख्य रूप से आईपीसी और सीआरपीसी का, तो आप देखेंगे कि आईपीसी का नाम बदल के उन्होंने न्याय संहिता रखा है, जबकि इसके पहले दंड संहिता थी। और ठीक इसी प्रकार से सीआरपीसी में भी दंड शब्द का यूज़ किया गया था, दंड प्रक्रिया संहिता थी, लेकिन उसका नाम अब जो प्रपोज्ड है वो है नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अगर हम निर्वचन के सामान्य आधारभूत नियमों के आधार पर जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो अब अपराध के लिए दंड संहिता है उसका उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है। उसके नाम से हमको पता लगता है, उसका प्रियम्बल भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमको ये बात पता लगेगी। और आपराधिक जो प्रक्रिया संहिता थी उसको उन्होंने नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया है। तो इससे सरकार की ये मंशा प्रतीत होती है कि ये जो पूरी प्रक्रिया होगी ये नागरिकों को सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से बनाई जा रही है। इसी क्रम में माननीय गृह मंत्री जी ने ये पर्पस बताया कि मैं उसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी में पढ़ दूँगा, बताऊँगा आपको। These three outgoing laws were made to strengthen and protect the British rule, and their purpose was to punish, not to give justice. The soul of three new laws will be to protect all the rights given to Indian citizens by the Constitution, and their purpose will not be to punish but give justice. इसका मतलब है कि सरकार ये कह रही है कि जो ये तीनों विधियां थीं ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो शासन करने का उद्देश्य था उसके कारण ये विधियां बनाई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को दंड देना था। लेकिन हम जो विधि अब प्रपोज करने जा रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य दंड देना नहीं है बल्कि न्याय देना है। और भारतीय संविधान के द्वारा जो भी अधिकार सुरक्षित किए गए हैं लोगों के,
उनको इन्फोर्स कराने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए ये बिल प्रपोज किए जा रहे हैं या ये संहिताएं प्रपोज की जा रही हैं। तो इसी डोमेन में, इसी कंसेप्ट के आधार पर अगर हम इन तीनों संहिताओं के प्रोविजंस को देखें तो हमें सरकार की मंशा की जो भावना है, उनकी मूल भावना है, जो बेसिक इंटेंट है उनका, वो पता लग सकता है। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस तीनों विधियों में मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे कि हमको ये पता लग जाएगा कि आखिर इनका जो कह रहे हैं सरकार, माननीय गृह मंत्री जो कह रहे हैं इंट्रोडक्शन स्पीच में, क्या वो उचित है या नहीं। एक बात हो गई। इस बात पर शुरू करने के पहले कुछ बच्चों का, कुछ क्या सिर्फ एक का मैसेज है, उनका अपना स्क्रीन में कुछ दिक्कत होगी इंटरनेट में, तो उसके लिए आप मुझे बार बार मैसेज नहीं करें, आप ऑफिस में बात कर लें। और वैसे भी ये क्लास हम कोशिश करेंगे कि आपको लिंक के माध्यम से मिल जाए, तो इसलिए उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम आईपीसी पे आते हैं, और आईपीसी पर कुछ चेंजेज ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कुछ डेटाबेस हैं, वो आपको हमारे इंस्टीट्यूट से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके पोस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि एक बेसिक चेंजेस क्या हैं। जो आईपीसी को चेंज किया है उन्होंने, जिसको वो भारतीय न्याय संहिता बिल कह रहे हैं 2023 का, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले 511 सेक्शन थे, अब 356 सेक्शंस होंगे, जिसके अंतर्गत 22 सेक्शंस को हटाया गया है, 8 सेक्शंस को नया इंट्रोड्यूस किया गया है, और 175 को बदला गया है। तो ये आईपीसी में एक बेसिक चेंज है उनके अनुसार। इसके अलावा कुछ चेंजेस मैं आपको दिखाना, मैं बोल रहा हूँ, बस आप सुनते रहिएगा। आपके पास व्हाट्सएप पे भेजा गया है बिल, आपके पास होगा भी। इस बिल में उन्होंने जो चेंज किया है, आधारभूत जो परिवर्तन है वो ये है कि जो परिभाषा खंड है और जो जनरल स्पष्टीकरण खंड है, उसको एक सेक्शन में रख दिया है। पहले आप जानते थे कि जनरल एक्सेप्शन जो होता, जनरल एक्सप्लेनेशन, सामान्य स्पष्टीकरण, वो कई सारे धाराओं में बटा हुआ था, और उसमें 6 से लेकर के आप जानते हैं बहुत आगे तक धाराएं थीं। करीब 55-56 धाराएं थीं। उन सबको अब एक धारा में उन्होंने समाहित किया है। इसको सामान्य स्पष्टीकरण कहा है, धारा 3 में। इसके अलावा उन्होंने ये किया है कि दंड, प्रारंभिक के बाद दंड का चैप्टर है, दंड के बाद जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, और उसके बाद उन्होंने चैप्टर 4 में जो तीनों अपूर्ण अपराध थे, यानी षड्यंत्र, प्रयास और दुष्प्रेरण, इनको तीनों को एक चैप्टर में किया है। और इसी चैप्टर की जो लास्ट खंड है 62, उसमें उन्होंने प्रयत्न को रखा है। इसके पहले 61 में उन्होंने षड्यंत्र को रखा है, और 45 से लेकर के 60 के बीच में उन्होंने पुराना जो बेसिक कंसेप्ट था दुष्प्रेरण का, वो रखा है। तो इसके पहले हम आगे चलें, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि तीनों संहिताओं का जो ढांचा है वो लगभग समान है, लेकिन उसमें जो अंतर है वो उसकी फिलॉसफी में किया गया है। कुछ माइनर चेंजेस हैं, माइनर का मेजर चेंजेस भी आप कह सकते हैं उनको, जो कि हम बात कर रहे हैं बार बार, कि वो कह रहे हैं कि उनका दंड देना उद्देश्य था, लेकिन हमारा न्याय दिलाना उद्देश्य है। इसी क्रम में उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज किया है, वो ये चेंज ये किया है कि
अपराधों के क्रम में सबसे पहला अपराध उन्होंने स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराधों को रखा है। फिर मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को रखा है। उसके बाद संपत्ति से संबंधित अपराधों को, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने राज्य के विरुद्ध अपराध या निर्वाचन संबंधी अपराध या अन्य अपराधों को रखा है। आप ये जानते हैं कि पुरानी आईपीसी में जो मानव शरीर से संबंधित अपराध थे उनको बहुत बाद में स्थान दिया गया था, और उसके पहले अगेंस्ट स्टेट अपराधों को महत्व दिया गया था, या आप कहें उनको रखा गया था। तो वर्तमान सरकार ने स्त्रियों और बच्चों को सबसे पहला प्रायोरिटी दिया, उसके बाद मानव शरीर को दिया है, और फिर उस क्रम में राज्य के विरुद्ध, निर्वाचन से संबंधित इत्यादि इत्यादि अपराधों को रखते हुए फिर संपत्ति वाला अपराध लास्ट में चैप्टर 17 में उसी प्रकार से रखा है, और फिर उसी क्रम में उसको लेकर के गए हैं वो। तो एक ये महत्वपूर्ण चेंज हमको दिखाई पड़ता है, और जो इस मंशा को दिखाता है कि स्त्रियों और बच्चों के संबंध में सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है सरकार, और उसको वहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कुछ और जो मेजर चेंजेस हैं वो करने का प्रयास किया गया है, जिसमें मुझे जो फील हुआ, जो दंड है, यानी जो दंड के प्रकार आप पढ़ते थे, आपने पढ़ा था दंड की किस्में, तो वर्तमान जो नई संहिता है उसकी धारा 4 में दंड के जो पुराने प्रकार हैं उन प्रकारों में एक नया प्रकार ऐड किया गया है, कम्युनिटी सर्विस का, यानी सामुदायिक सेवा का। तो पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन जजेस माइनर ऑफेंसेस में इसको दिया करते थे, कोर्ट्स दिया करती थी, तो इसको रखा गया है। ये एक अच्छा चेंज मुझे लगा, ये होना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली हम जानते हैं कि हमारा रिफॉर्मेटिव थ्योरी काम आती है। हमारा जो दंड का पूरा दर्शन है वो इस बात पर होना चाहिए कि व्यक्ति सुधरे, उसमें सुधार के गुण हों, सुधार के लक्षण हों, और उन लक्षणों को देखते हुए हम अपने दांडिक प्रक्रिया को निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त जो है, जो धारा 2 है, जो परिभाषा खंड है, तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके पहले जो आईपीसी थी उसमें परिभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, तो जो अर्थ होते थे उनको हम लगभग अर्थ मानते थे, लेकिन डेफिनेशन शब्द का प्रयोग करके इसको सर्टेन किया गया, जाने का प्रयास किया गया है। हालांकि सेक्शन 2 की जो पहली लाइन है वो वही है, उसका उद्देश्य वही है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि जिन पदों की डिफिनीशन दी गई है सेक्शन 2 में, अगर उनका अर्थ कुछ और नज़र आता है तो वो लागू माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जो नवीं परिभाषा है, मुझे वो एक चेंज अच्छा लगा सरकार का। उसमें लिंग की परिभाषा है, यानी जेंडर की। इसमें लिखा है पुल्लिंगवाचक शब्दों का जहाँ प्रयोग किया गया है वो नर या नारी दोनों के संबंध में प्रयोग किया गया है, तो जेंडर इक्वलिटी रखा गया है, जेंडर बायसनेस हटा दिया गया है, वो यूज़ किया गया है। दूसरी बात है, उसी परिभाषा के स्पष्टीकरण में ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया गया है। अभी तक ये शंका रहती थी कि लिंग वाले में ट्रांसजेंडर आएगा कि नहीं आएगा, वो रखा गया है। ये एक मेजर चेंज, अच्छा चेंज मुझे दिखाई पड़ा। अब ये कोई कन्फ्यूज़न हमारे समक्ष नहीं होगा, और उसमें स्पष्टीकरण के अनुसार ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर का वही अर्थ होगा जो ट्रांसजेंडर पर्सन और अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसके दूसरी धारा के खंड टा में है। तो इसका ये दूसरा अच्छा चेंज मुझे लगा। तीसरा जो चेंज है वो चेंज आप सब जानते हैं राजद्रोह को लेकर के था, यानी
बहुत सारे व्यक्तियों के, बहुत सारे विद्वानों के और बहुत सारे कम्युनिटीज़ का ये मांग था कि जो आईपीसी में राजद्रोह है नामक अपराध है वो कॉलोनियल यानी कि उपनिवेशिक नेचर का है और उसे हटाया जाना चाहिए। तो उसे तो हटा दिया गया है, यानी राजद्रोह नामक अब कोई अपराध नहीं है। लेकिन मैं एक खंड को पढ़ना चाहूँगा आपके समक्ष, अध्याय 7 में है, जो कि राज्य के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या करता है और उसका जो खंड 150 है यानी 150, ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा गया है, जो कोई आशय से या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी माध्यम से अन्यथा अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रयास करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावनाओं को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, तो उसके लिए आजीवन कारावास या इत्यादि इत्यादि सजा की बात कही गई है। अब भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालना या अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त रहना या प्रयास करना, ये मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेबल है, यानी ये इसकी व्याख्या बहुत बृहद हो सकती है और बृहद होने में ये गंभीर रूप धारण कर सकता है। तो चूंकि अभी ये फाइनली कानून नहीं बना है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये इन शब्दों का प्रयोग गंभीर अर्थ को और बहुत विस्तृत अर्थ को अपने आप में छुपाए हुए है। तो ये बात मुझे थोड़ा सा अलार्म इसने मुझे किया कि इसका मिसयूज अगर किया जाना उद्देश्य हो तो बहुत आराम से किया जा सकता है। इसके अलावा दो उपनिवेश का मतलब क्या है, प्रहलाद ने पूछा है। उपनिवेश का मतलब है कि राज करने के उद्देश्य से किसी राज्य पर शासन करना, जैसे अंग्रेज का उपनिवेश भारत था। इसके अलावा 3 सेक्शंस में आपका उल्लेख करना चाहूँगा। सेक्शन कहना उचित नहीं होगा, खंड कहना उचित होगा, क्योंकि धारा अभी बनी नहीं है, मतलब विधि अभी बनी नहीं है। एक तो खंड 109 है, 110 है और 110 छोड़ दें, 111, 109 और 111। इसमें आतंकवादी कार्य को, आतंकवादी अपराध को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। बहुत लंबा ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये एक नई बात है, अलार्मिंग भी है। और दूसरा, संगठित अपराध का परिभाषा दिया गया है, परिभाषित किया गया है 109 में। तो ये एक नया चेंज है और संगठित अपराधों के लिए हमेशा से समस्या रहती थी। बहुत बृहद तरीके से इसमें चीज़ों को जोड़ा गया है, जिसमें मैं अगर पढ़ूं तो लिखा है कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। ये एक बड़ा अर्थ वाला पद है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में कुछ भी आ सकता है। दूसरा, अपहरण, डकैती, गाड़ी चोरी, भूमि हथियाना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, वेश्यावृत्ति, फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार। ये जो संगठित अपराध में ये जो सारे खंड हैं,
धारा 109 में ये बहुत बड़े अर्थ हैं लिए हुए हैं, और वर्तमान में ऐसे अपराधों से निपटने के लिए ये बात यहाँ पर रखी गई है। इसका लेकिन फिर से वही बात आती है कि इसका जो व्याख्या होगा वो किस तरह से किया जाएगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। ये भी धारा बहुत लंबी धारा है। इसके अलावा मैं धारा 3 पर आपका फिर से ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। धारा 3 जो जनरल एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, हमारे धारा 34, 35, 36 और 37 पुरानी आईपीसी के कॉमन इंटेंशन वाले जो कंसेप्ट थे वो सब धारा 3 में रखे गए हैं, यानी सामान्य स्पष्टीकरण के अंतर्गत रखे गए हैं। कई खंडों में उसे बांटा गया है, तो लीगली तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वो अभी साधारण खंड के ही अंतर्गत है, और कोई इसमें इसका कोई बहुत बड़ा विधिक बदलाव इसमें नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा सिर्फ स्थान चेंज किया गया है। इसके अलावा धारा 6 जो सामान्य अपवादों का मूल मदर सेक्शन बनता था, उसको भी धारा 3 के पहले खंड में स्थान दिया गया है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि इसको थोड़ा सिंक्रोनाइज किया गया है, यानी अनुशासित रूप से एक जगह किया गया है। तो इसमें मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। जहाँ मुझे समस्या नज़र आ रही है, विशेषता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा कि धारा 109 में धारा 111 में नए अपराधों को जोड़ा गया है। उसके अलावा एक और नया अपराध जोड़ा गया है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। वो हमारी पूर्व हत्या के दंड वाली धारा है, यानी 302 में संपत्ति से संबंधित जो अपराध हैं उसमें झपट मारी एक नया अपराध जोड़ा गया है, जिसको आप राहजनी नाम से भी जानते थे, कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उससे कोई चीज़ छीन लिया गया, तो उसको हम लोग राहजनी जो कहते थे उसी को झपटमारी नाम से यहाँ पर रखा गया है। और ये मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट वो लगा है, प्रोविज़न लगा है, क्योंकि झपटमारी जो है इसके पहले ये लूट में आया करता था। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से उसके कब्जे में किसी जंगम संपत्ति को जब्त या सुरक्षित रूप से छीन लेता है तो उसे झपटमारी कहा जाता है। तो झपटमारी जो इसके पहले जो था, वो झपटमारी जो था वो लूट के अंतर्गत आता था, लेकिन अब वो अलग किया गया है। तो ये अच्छा प्रयास है, मैं इसे अच्छा मानूंगा, क्योंकि इसमें 3 वर्ष की सज़ा दी गई है, लेकिन लूट में इससे ज़्यादा की सज़ा थी। तो ये जो है एक अच्छा चेंज बनेगा, जिससे कि किसी व्यक्ति के संबंध में समस्या नहीं आएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी क्रम में 2-3 और जो अपराध हैं वो जोड़े गए हैं नए, जैसे मॉब लिंचिंग को अपराध बनाया गया है, और उसके अलावा चेन स्नैचिंग को भी अपराध बनाया गया है। इसके पहले वो उसके लिए दंड करने में बहुत सारी समस्याएं आती थी, और ये कुछ मुख्य चेंजेस हैं जो आईपीसी में किए गए हैं। इनको हमको मतलब एक बेसिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं
कुछ नए अपराधों का कंसेप्ट लाया गया है। अब इसी क्रम में देखिए जहांगीर ने एक मैसेज किया है, मैं आप सब लोगों को पढ़ करके बताना चाहता हूँ। और देखिए इन्होंने क्या कहा है, सर लेकिन आईपीसी के कुछ मुख्य अपराधों के बारे में हर व्यक्ति चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो जानता था, जैसे 302, 307 इत्यादि। इस बदलाव के कारण बहुत सारी समस्या भी होगी, जिसके कारण इस संहिता को ऐसे रखा गया था कि समस्या ना हो, क्योंकि लंबे समय से लोग इसी से शासित हो रहे थे। और क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आईपीसी में अमेंडमेंट करके इन प्रावधानों को जोड़ जाता? देखिए जहांगीर के कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि चूंकि भारतीय दंड संहिता में बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है वो भी जानता था। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि कोई भी नई विधि क्रिएट करने के लिए जो सर्वोच्च शक्ति का सिद्धांत है वो विधायिका में निहित है, हम जानते हैं। और ये कोई आधार किसी भी विधि के पारित करने का नहीं बनेगा कि लोग अभ्यस्त हैं इस विधि से। बहुत सारी विधियां हैं जो चेंज की गई हैं, आप जानते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, चेंज किया गया था, तो वो नहीं है। दूसरी बात ये इनका दूसरा खंड है मैसेज का कि क्या ये नहीं हो सकता था, अच्छा नहीं होता कि हम दोबारा जोड़ देते। और तो इस बारे में भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विधि बनाने की सर्वोच्च सत्ता विधायिका के हाथ में। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण मुझे वो मिला कि जो प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए अपराध बनाया गया था 377, उसे हटाया गया है। और मयंक ने देखिए अच्छी बात बताई है कि 18 वर्ष के मेल के साथ अगर हम कंसेंट के बिना कार्नल इंटरकोर्स करते हैं तो वो बनाया गया है। तो इसी मैंने कहा आपसे कि मैंने जो ऑब्ज़र्व कर पाया, जितना समय मुझे मिला, उस आधार पर मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ। और इत्यादि इत्यादि बातें। तो ये कुछ मुख्य चेंजेस थे जो मुझे मिले इस आईपीसी में। और अब हम आते हैं सीआरपीसी पर। देखिए बहुत मैं लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, आपसे मैंने बताया ही। और मेरे पास ये ओरिजिनल ड्राफ्ट मतलब जो बिल है उसका वो है, उसी से मैंने जो टाइम मिला मैंने देखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। नागरिक हाँ, अब अगली बात आती है हमारी सीआरपीसी की। तो जो सीआरपीसी है उसे नागरिक सुरक्षा संहिता बिल कहा गया है। पहले की बजाय अब इसमें 533 सेक्शंस हैं, जिसमें 9 सेक्शन को हटाया गया है, 9 सेक्शन नया जोड़ा गया है। और लगभग 160 सेक्शन हैं जिनमें चेंज किया गया है। तो इसमें प्रक्रिया में बहुत सारा चेंज किया गया है, बहुत लंबा चेंज है इसमें, चूँकि पूरा उद्देश्य ही है उनका कि हम नागरिक को सुरक्षा देंगे। लेकिन मुझे जितने चेंज नज़र आ रहे हैं, मतलब मैं 4-5 चेंजेस को मैंने गौर किया है। उसमें जो मुझे सबसे बढ़िया चेंज लगा वो मुझे लगा कि समरी ट्रायल का, यानी जो
संक्षिप्त विचारण है उसका रेंज बढ़ा दिया गया है। तो धारा 283 में समरी ट्रायल का जो जहाँ पर शुरुआत है चैप्टर 23 में, वहाँ पर उन्होंने एक तो इसे 3 वर्ष तक के लिए किया है, अपराधों को लाया है मजिस्ट्रेट न्यायालय के अंतर्गत, और 20,000 रुपये तक के चोरी के जो मामले हैं या संपत्ति के दुर्विनियोग के मामले हैं उन्हें संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत रखा गया है। तो माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि सिर्फ इतना करने से ही, यानी सिर्फ संक्षिप्त विचारण का जो वो है रेंज बढ़ाने से सेशन कोर्ट पर लगभग 40% बोझ कम हो जाएगा। तो ये एक चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा जो मुझे चेंज लगा कि जो दांडिक रूप से सूचना दी जाती थी, यानी जो अपराधों की सूचना दी जाने की बात है, उसको उन्होंने EFIR का सुविधा संहिता में दे दिया है। यानी सेक्शन 173 जो अब FIR के लिए प्रावधान करती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली भी आप सूचना दे सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि पहले जो 0 FIR का कंसेप्ट था, यानी कि थाने के क्षेत्र के बाहर भी अगर अपराध घटित होता है तो उसको लिखने में ही लाहवाली किया जाता था, यह समस्या होती थी। और अब 173 में उन्होंने एक फ्रेज जोड़ दिया है, इफ़ आई रीड फॉर यू पीपल, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है। तो इसका मतलब है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अपराध किया गया हो उसका FIR कहीं भी किया जा सकता है। ये दूसरा मुझे चेंज बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि चेंज बहुत ज़्यादा है और सारे चेंजेस को तुरंत बता पाना अभी मुश्किल है। फिर उसके अलावा जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता, विधि बन नहीं जाता, तब तक हम इस पर चर्चा चेंज के संबंध में नहीं करेंगे। और अभी की क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप एक बेसिक जो चेंजेस हैं उससे परिचित हो जाएं। इसके अलावा मुझे इसी 173 में एक बहुत अच्छा चेंज लगा कि 14 दिन के भीतर कार्यवाही करने के लिए आधार को तय किया जाएगा। यानी वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगा इंक्वायरी करने के लिए या नहीं, यानी कि क्या अपराध किया गया है उसके लिए आगे बढ़े या ना बढ़े, इस चीज़ को लिए एक टाइम बाउंड किया गया है। वो एक बहुत बढ़िया चेंज मुझे नज़र आया। और प्रारंभिक जांच के लिए ये जो है चेंज है और ये मुझे अच्छा लगा। इससे क्या होगा कि सूचना दिए जाने के बाद जो अगली कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रोसीडिंग होना है वो जो है आसान हो जाएगी और उसके लिए एक जो है बाध्यता बन जाएगी। इसके अलावा जो मुझे चेंज लगा है वो 90 दिन के भीतर जो है वो 90 दिन के भीतर आपको अन्वेषण की प्रगति की सूचना इन्फॉर्मेंट को देनी होगी और उसके बाद हर 15 दिन पे आपको सूचना देनी होगी कि कैसे या किस स्टेज पर वो चल रहा है। और ये मुझे चेंज बहुत अच्छा लगा और इससे काफ़ी मदद मिलेगी पुलिस के जो प्रोफेशनलिज्म आएगा पुलिस के कार्यप्रणाली में। उसके अलावा जो सरकार ने ये भी प्रयास किया है कि
पुलिस में इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद पुलिस डायरी में उसका उल्लेख होना, पुलिस डायरी के बाद चार्जशीट में उसका उल्लेख किया जाना, और चार्जशीट के बाद फाइनली निर्णय आने तक ये सारी चीज़ें लगभग इलेक्ट्रॉनिकली की जाएं, जिससे कि एविडेंस देने में, लेने में और मतलब कार्य प्रणाली करने में टाइम की बचत हो। इसके अलावा ये भी मैंडेट किया गया है कि जहाँ पर 7 वर्ष या उससे अधिक के अपराधों का संसूचना आती है तो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम का जाना मैंडेट बनाया गया है। और इस क्रम में, हालांकि वो हमसे मतलब नहीं है, माननीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि हम एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करेंगे और आने वाले कुछ समय में लगभग 30,000 प्रतिवर्ष ऐसे एक्सपर्ट होंगे भारत में। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में फॉरेंसिक टीम का इमीडिएट जाना बहुत इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया है उसने, तो वही मॉडल वो लागू करेंगे। तो जो फॉरेंसिक टीम का जाना है उसको मैंडेट बनाया गया है। उसके अलावा जो विक्टिम्स हैं सेक्सुअल वायलेंसेस के, उनका स्टेटमेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग होना मैंडेटरी बनाया गया है, और जिससे कि मदद मिल सके इन सब में। उसके अलावा जो सिविल सर्वेंट्स के संबंध में अनुमति देने के लिए एक बात किया गया था, या अनुमति दिए जाने के बाद उनका ट्रायल चलता था, उसके संबंध में भी उन्होंने लगभग 120 दिन फिक्स कर दिया है, और उसके अंदर आपको परमिशन देना ही होगा, अन्यथा ये मान लिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दिया, यानी डीम्ड परमिशन उसे मान लिया जाएगा। उसके अलावा जो ऐसे अपराधी जो फ्यूगेटिव हैं और उनके अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को टफ किया गया है, जो लोग भाग जाते हैं या फ्यूगेटिव हैं उनकी एब्सेंसिया में ट्रायल को चलाने के लिए अव्यवस्था की गई है। तो अगर आप देखें तो ये पूरा जो सीआरपीसी का वो है सेटअप है, उसके बेसिक फिलॉसफी को चेंज किया गया है, लेकिन जो कार्य है वो ऐसे ही है। जैसे 167 वाला वैसे है, पत्नी भरण पोषण वाला वैसे है, निवारक कार्य वाला वैसे है, इत्यादि इत्यादि बातें। इसी क्रम में मुझे एक और चीज़ दिखाई पड़ रही थी, और उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान के बारे में पहली बार व्यवस्था किया गया है धारा 86 के अंतर्गत। उसको पहचान करके और उसकी कुर्की के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये एक बढ़िया और इफ़ेक्टिव मेजर होगा अगर ये लागू हो जाता है तो। और इसी क्रम में आप देखेंगे, देखिए मैं पढ़ देता हूँ। उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी अधिकारी से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया के बारे में सूचना दे सकेगा। तो ये एक अच्छी बात है। और इसी क्रम में आप जो अपने जांच और विचारण के संबंध में एक सामान्य उपबंध पढ़ते थे धारा 300 से लेकर के, उसी क्रम में चैप्टर 26 में उसको रखा गया है। ज़्यादातर प्रोविज़न वही हैं जो पुरानी सीआरपीसी में थे, लेकिन अपराधों का शमन और अभियोजन वापस लेना इत्यादि इत्यादि जितनी भी बातें हैं, न्यायालयों का खुला होना है या अभियोजन वापस लेना है
या कार्यवाही जहाँ नहीं समझता है वहीं पर वो बिल्कुल वही है, सिर्फ उसका चेंज किया गया है क्रम। इसके अलावा विकृत व्यक्तियों के बारे में वो बंद था, आपने पढ़ा था, धारा 328 ऑनवर्ड, उसको विकृत ना कह करके मानसिक रूप से रुग्ण अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध कहा गया है और चैप्टर 27 में उसके बारे में व्यवस्था है। व्यवस्था वही है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज की गई है। इसके अलावा चैप्टर 28 में न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में जो उपबंध था पहले, उसमें अब कई और बातें जोड़ी गई हैं जिनके संबंध में बहुत सारे जो नियम है, प्रतिकर देना, स्कीम वाला, वो सब यहाँ पर ऐड किया गया है। बाकी अपील का जो है, निर्देश पुनरीक्षण है, ट्रांसफ़र है और परिसीमाओं हैं, पाए हैं, अनियमित कार्यवाहियाँ हैं, ये सब वही दर्शन उन्हीं फिलॉसफी के साथ हैं जो कि पहले रखी गई थी। और चैप्टर 34 में कई ऐसे उपबंध हैं जो जमानत से संबंधित हैं, यानी 479 से लेकर के 498 तक जमानत से संबंधित उपबंध हैं। और अच्छी बात यह है कि 479 में जमानत को परिभाषित किया गया है, बंधपत्र को परिभाषित किया गया है और बेल बॉन्ड को भी परिभाषित किया गया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपकी कर दिया गया है। पहले हम लोग 444 इत्यादि से निकालते थे, लेकिन अब नहीं। बेसिक फिलॉसफी तो अभी मुझे सेम लग रही है, कुछ माइनर चेंजेस के अलावा बाकी वो सेम है। तो ये सीआरपीसी के संबंध में कुछ चेंजेस थे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कोई जो चेंज बनाए गए हैं वो समय के साथ होने वाले चेंजेस हैं और इनको होना ज़रूरी था। और जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने किया है और कहा है हमसे कि न्याय दिलाना उद्देश्य है, दंड देना नहीं। और लास्ट में इस चर्चा के अंतिम खंड में मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में कुछ चेंजेस आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। और मुझे जो एविडेंस में चेंज लगा उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अब 170 सेक्शंस हैं, पहले 167 थे। नया सेक्शन 1 ऐड किया गया है और 5 जो है रिपील किए गए हैं और 23 सेक्शंस को चेंज किया गया है। और मुझे जो महत्वपूर्ण बात लगी इसमें दस्तावेज की परिभाषा को बढ़ाया गया है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ सेक्शन 2 में जो दस्तावेज की परिभाषा है उसमें ईमेल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, डिजिटल रूप से भंडारित कोई भी व्यक्ति सूचना इसमें दस्तावेज में आ रही है। उसके अलावा साक्ष्य शब्द के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को भी, डिजिटल अभिलेखों को भी जोड़ा गया है। तो ये एक चेंज है। उसके अलावा उपधारणा साबित नहीं किया, साबित हुआ, इन सबको भी परिभाषा खंड के अंतर्गत ले आया गया है। रेस जेस्टे को पहले एक समव्यवहार के भाग तथ्य कहा गया था, अब उसे निकटता से संसक्त
तथ्य कहा गया है, हालांकि उसके मार्जिनल नोट में पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन को यूज़ किया गया है। बाकी जो बेसिक 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि सेक्शंस थे वो सब लगभग वही हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली जो चेंजेस हुए थे 65 में, 85 का में, 90 का में, उन सब को अब सेक्शन का रूप दिया गया है, तो उसी कारण से सेक्शन को बढ़ गया है वो। और सेक्शन पहले सेक्शन 59 था, अब वो सेक्शन 56 है और उसमें भी कोई चेंज नहीं है, उसमें भी सारी बातें वही हैं। और इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि जो पहले एम्बिग्युइटी का लॉ था वो इसी बात पर यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साबित होने के संबंध में धारा 63 में काफ़ी डिटेल वो किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कंप्यूटर, उससे संबंधित जो भी साधन है, उनके संबंध में जो भी डिजिटली डेटा हैं, उन सबको यहाँ पर रखा गया है। और हम जानते भी हैं कि इन सब की ज़रूरत थी, इन सब को यहाँ पर किया गया था। उसके अलावा अनुसूची है, इसमें प्रमाण पत्र के लिए एक वो दिया गया है, प्रारूप दे दिया गया है। और साक्ष्य के उसको बढ़ाया गया है, मैंने आपको बताया है। उसके अलावा द्वितीयक साक्ष्य की भी परिभाषा का विस्तार किया गया है और जो सेकेंडरी एविडेंस की परिभाषा है उसको बढ़ाया गया है। ये एक अच्छा चेंज मैं मानूंगा, मुख्य रूप से बेसिक इंटरप्रिटेशन के संदर्भ में। और जैसा कि अध्याय 5 में आप देख पाएंगे, उसका जो धारा 58 है, 58 है, उसमें ये चीज़ बढ़ा दिया गया है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो चेंजेस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के संबंध में आवश्यक थे उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। उसके अलावा तथ्यों को प्रमाणित करने के संबंध में जो न्यायालयों के संबंध में वो प्रोविजंस थे उनको भी यहाँ पर बढ़ाया गया है, उनके संबंध में भी यहाँ पर प्रस्ताव किया गया है। तो ये एविडेंस एक्ट से संबंधित कुछ मुख्य चेंजेस थे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी में जो चेंजेस हैं, जैसा कि माननीय गृह मंत्री बता रहे थे, वो न्याय दिलाने के लिए, नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए। परंतु यह बात भी सत्य है कि आतंकवादी गतिविधियों की जो परिभाषा है और धारा 150 है, कई मामलों में जो लोक ऑफिसर की ड्यूटी तय की गई है, जिसमें उसके किसी कर्तव्य को, अगर वो अपने कर्तव्य निष्पादन को आशय या दुर्भावना के साथ करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। ये सारे प्रोविज़न जहाँ इनकी मांग थी, समीचीनता थी, थोड़ा कठोर हमको होना पड़ेगा, वहीं पर इनके दुरुपयोग की संभावना भी है। तो अभी चूंकि ये बिल है, इसलिए हम इस पर कुछ कहने की स्थिति में फाइनली नहीं है।
तो इस पूरी चर्चा का अगर मैं निष्कर्ष आपके सामने रखूं, जैसा कि आपसे पूछा जाता होगा या पूछा जा सकता है या ऐसा कहा जा सकता है कि आप अपनी राय दीजिए, तो निष्कर्ष रूप में मैं जो अपनी राय देना चाहूँगा वो यही है कि ये सारी संहिताएं, तीनों संहिताएं जो हैं, प्रथम दृष्टया देख के ये लगता है कि इनका उद्देश्य पेंडेंसी को कम करना, विचारण में और स्पष्टता और युक्तियुक्तता लाना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपडेट करना है। जैसे संगठित अपराध हैं, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने से संबंधित बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंसेस की बातें हैं, उन सारी बातों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन चूंकि ये अभी सरकार के द्वारा प्रस्तावित विधेयक है, इस पर अभी काफ़ी चर्चाएं होनी हैं, काफ़ी सुझाव आने हैं, काफ़ी चेंजेस होने हैं और अल्टीमेटली देश के सर्वोच्च सदन के द्वारा इसे पास होना है। इसलिए इसमें अंतिम रूप से कोई टिप्पणी करना उचित अभी नहीं होगा। जो आरोप इस पर लग रहे हैं बायसनेस के या कठोरता के, वो आरोप एक प्रथम दृष्टया आरोप है। वे आरोप वास्तव में सही हैं या नहीं हैं और वे आरोप गंभीर हैं या नहीं हैं, इन पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और अंतिम तौर पर हमको ये संतोष होना चाहिए अपनी सिस्टम पर कि चूंकि हमारे पास एक निष्पक्ष न्यायपालिका है, तो ये इन विधियों का जो इन विधियों का लागू होना है, वो लागू होना न्यायालयों के माध्यम से ही होगा और उन पर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि भले ही लॉ में अगर कोई त्रुटि भी होगी तो हमारे पास अदालतों का एक स्वर्णिम इतिहास है जो कि देश के सभी निवासियों के हित में ही कोई निर्णय लेंगे या इंटरप्रिटेशन करेंगे। हिंदी में भी बिल है नया, हिंदी में भी उसका वो है। अब देखिए रितु ने क्या कहा, मैं लास्टली फिर से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने इस चर्चा की शुरुआत इसी बिंदु से की थी कि जब तक ये आपके सिलेबस में नहीं आ जाता तब तक आपको पुराना जो हमारी संहिताएं हैं उन्हीं को पढ़ना है और इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर, गवर्नमेंट का रुख और आगामी इलेक्शन से ये प्रतीत होता है कि जल्दी से विधि का स्वरूप ले लेगा और गवर्नमेंट का दोनों सदन में बहुमत होने से आगामी सत्र से में इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे ऐसा हमें वर्तमान विधियों को साथ साथ इन्हें भी देखना चाहिए। तो समर, आप इसको इतना आसान ना समझिए, आगामी सत्र में ये पास नहीं हो पाएगा और पास होने के बाद भी आपके सिलेबस में आता है या नहीं आता है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए आप लोग इन सब बातों पर ध्यान ना दे करके सिर्फ अपनी चर्चाओं पर, अपने पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और मैंने प्रयास किया कि आपको बताया जाए एक बेसिक चेंज क्या हुआ है, इसके संबंध में मुख्य मुख्य बातें को संक्षिप्त में, बहुत डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी ये बहुत प्रारंभिक अवस्था है और इससे संबंधित जो भी बातें हैं भविष्य के गर्भ में है। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मकता रहने से ही जीवन में हम कुछ सीख पाते हैं। तो अब मैं समाप्त करता हूँ इस चर्चा को यहीं पर और मैंने ये प्रयास किया कि आपको निष्पक्ष रूप से जो भी बात हो वो रखी जाए और आपको अपना स्टैंड इस पर बनाना चाहिए। और विश यू ऑल वेरी गुड लक, गुड नाइट, प्लीज़ टेक केयर, ऑल द बेस्ट।